कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई अब आरोपी संजय रॉय का दिमाग डिकोड कर रही है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया गया, जिसमें सेमिनार हॉल के 35 मिनट का पूरा राज खुलेगा, जिसके लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स की एक टीम कोलकाता पहुंची। इस टेस्ट के जरिए ये पता चल सकेगा कि इस जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी। साथ ही सीबीआई की टीम आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय से पूछताछ के लिए सीबीआई अब साइकियाट्रिस्ट की भी मदद लेगी, जिससे संजय रॉय की दिमागी हालत का पता चल सकेगा। सूत्रों से खबर ये भी है कि पूछताछ में संजय ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया गया है। टेस्ट के दौरान ये आरोपी जो जवाब दे रहा है, उसके पीछे उसका सोच, उसके जहन में क्या काम कर रहा है, ये इसके ऊपर जो जवाब आरोपी दे रहा है, ये सारी चीज को मिला के आरोपी का इस अपराध के पीछे, कोई भी अपराध के पीछे क्या साइकोलॉजी काम किया होगा, इसके पीछे असली मकसद क्या होगा, ये सारी चीजें जाना जा सकता है। दरअसल आरोपी संजय रॉय के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या केस में सीबीआई शक के घेरे में मौजूद हर शख्स के साथ सवाल जवाब कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की है, जिसमें कई सवालों के जवाब अभी सीबीआई को जानने हैं, जिसके लिए जांच एजेंसी ने आज तीसरे दिन भी संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने 25 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ की। तो वहीं सूत्रों से खबर है कि मृतक डॉक्टर लेडी के परिवार ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है, जो मृतक लेडी डॉक्टर रोजाना लिखती थी। इस डायरी से भी सीबीआई को कई अहम सुराग मिल सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन इस डायरी के कई पन्ने गायब बताए जा रहे हैं। यहाँ का जो डायरी का बात हो रहा है, ये डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है अब सीबीआई के लिए, क्योंकि इन जो मृता जो लड़की है, ये गुजरा हुआ जो लड़की है, इनके पास से जो डायरी मिली है, उस डायरी में कुछ पन्ने एकदम नहीं है। कहाँ गया है वो पन्ने? हालांकि सीबीआई डायरी के एंगल को लेकर सचेत है और हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया और ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस अपराध में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जताई, साथ ही सबूतों को मिटाने का भी आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक मृतक डॉक्टर का विसरा भी बदला गया और दूसरी जगह हत्या करके बॉडी सेमिनार हॉल में रखने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया, उसके मुताबिक ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। इससे पहले एक दिन बीजेपी के नेता ने यह भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से दंगा और तोड़फोड़ हुई, उसे पता चलता है कि ये पहले से तय था। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लेडी डॉक्टर की हत्या मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए, तो वहीं टीएमसी सांसद ने भी अब बड़े सवाल उठाए हैं। इसमें एक मामला गलत जानकारी फैलाने के लिए है, तो दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए। इन दोनों मामलों में कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को नोटिस भेजा। लॉकेट चैटर्जी पर डॉक्टर की पहचान उजागर करने का आरोप है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर को भी नोटिस भेजा। सुखेंदु पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप। डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी समन भेजा है। दोनों डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गलत सूचना फैलाने का आरोप है। हम लोग पूरा देखे हैं कि कैसे मदद को, जैसे एविडेंस को छुपाने के लिए, जैसे दबाने के लिए लोगों को, हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का, 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने अपनी ही सरकार पर सवाल किए। सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों रची, ये जानने के लिए पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, रॉय को इतना शक्तिशाली होने के लिए किसने संरक्षण दिया, 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया, ऐसे सैकड़ों सवाल। उन्हें बोलने दीजिए। ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि वो अपने मत पर अभी भी कायम है। दरअसल लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद उसके घर वालों को पहले आत्महत्या की खबर दी गई थी। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर टीएमसी के अंदर ही अब संग्राम छिड़ गया है।
खुद भतीजे अभिषेक बनर्जी सवाल खड़े कर रहे हैं तो कई और टीएमसी नेताओं ने भी अब विरोध जताया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरजीकर अस्पताल में हुई हिंसा पर पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर सवाल उठाए, जबकि ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नहीं, टीएमसी के भी कई नेता अब इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ममता के करीबी सुखेंदु शेखर रॉय का, जिन्होंने आरजीकर अस्पताल की घटना के खिलाफ बिना झंडे के विरोध किया। तो वहीं सवाल उठानों में दूसरा नाम है कुणाल घोष का, जिन्होंने संदीप घोष को बचाने का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की थी। तीसरा नाम पूर्व सांसद शांतनु सेन का है, जिन्होंने संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से ही हटा दिया। इसके अलावा 14 अगस्त को अस्पताल में हमले के बाद अभिषेक बनर्जी का एक पोस्ट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। देश में सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश की मांग सेक्युलर सिविल कोड की है, जिसे लागू करना चाहिए ताकि आम नागरिकों को उनका एक समान हक मिल सके। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई और साफ कहा कि उन्हें सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में हर माइनॉरिटी को, हर मजहब वाले को अपनी आज़ादी दी गई है। सेकुलर की ये मानी नहीं है कि धर्म खत्म कर दिए जाएं। सेकुलर की मानी हर धर्म की इज्जत की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा। यहाँ एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी साथ मिला है। कांग्रेस ने इसे सियासी हथकंडा बताया। कोई भी कानून में आप परिवर्तन करेंगे तो सबसे चर्चा किए बगैर करेंगे तो वही होगा जो किसान कानून के साथ करना पड़ा, आपको वापस लेना पड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें अब और ज्यादा देखिए तेज हो गई है। दावा किया गया कि चंपाई सोरेन के साथ 6 विधायक भी फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं। और इन अटकलों ने तब और जोर पकड़ लिया जब चंपाई सोरेन खुद दिल्ली पहुंच गए। चंपाई सोरेन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने इसे महज अफवाह करार दिया। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है, इसलिए रोज कुछ न कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाना उनका ये पुराना पेशा है। झारखंड के पूर्व सीएम को लेकर बीते कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों को उस समय ज्यादा हवा मिली जब बीजेपी की तरफ से उनकी तारीफ की गई। हालांकि दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने खुद उन अटकलों पर विराम लगा दिया। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए अब बड़ा दांव खेला है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा और इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस फैसले को विधानसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों पर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन उपचुनाव को साख की लड़ाई बना चुके सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी कोताही बरतने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रहे। और इन 10 विधानसभा सीटों में फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की खास नजर है। यही वजह रही कि पिछले 15 दिन में तीसरी बार सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा किया। मुख्यमंत्री वहां रोजगार मेले में शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे।
इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने जहां कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का जिक्र कर हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की, वहीं रेप की घटनाओं का जिक्र कर अखिलेश समेत विपक्ष को निशाने पर भी लिया। चूँकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है और राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीत लिया जाए। वहीं इस बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बीएसपी ने मिल्कीपुर सीट से राम गोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से जहां एक तरफ योगी सरकार को बड़ा झटका लगा, तो वहीं पिछले 4 वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बन गई है। साथ ही अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोला, बल्कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे, और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया, तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे खड़े हो गए। दरअसल ये कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, वो तो ऐसा करके बीजेपी के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा बहादुर कांग्रेस मोहरा अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी सपा लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान खत्म हो जाएगा का दुष्प्रचार किया, उसी प्रकार पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य, 2027 में 2017 दोहराएंगे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब तालीमुल इस्लाम पर विवाद खड़ा हो गया है। दावा है कि इस किताब में गैर इस्लामिक को काफिर बताया गया है, और ये दावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है, जिनके मुताबिक बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में पब्लिश होती हैं। साथ ही इन किताबों में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है और उन्होंने बताया है कि इस तरह की किताबें बिहार के जितने भी सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों हैं उनमें पढ़ाई जाती है। मदरसों की किताबों में छपी ये बातें खुद सवाल उठा रही हैं कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही हैं, या फिर तुष्टीकरण की वजह से इन मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है। लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जो बातें आपके सामने आई है ये सरासर गलत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यही काम ही है कि आपसी भाईचारा खराब हो, दो भाई आपस में लड़ें। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि साल 2005 के पहले इस तरह की किताब पढ़ाई जाती थी, पर एनडीए सरकार के आने के बाद यहाँ के मदरसों में दीन ईमान की किताब पढ़ाई जाती है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में स्कूल छात्र के साथ हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद शहर में अभी भी तनाव की स्थिति है। अस्पताल में घायल छात्र से मिलने देने पर छात्र के परिजनों और मुखर्जी चौक पर जमकर हंगामा किया गया। घायल छात्र के परिजन और भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मुखर्जी नगर के सब्जी मंडी इलाके में जमा हो गए और बाजार बंद करवा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें ना तो बेटे से मिलने दे रहा है और ना ही उसकी हालत की जानकारी दी जा रही है। जिसके बाद घायल छात्रों के परिजनों और समर्थकों ने मुखर्जी चौक से हाथीपोल बाजार तक पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और नारेबाजी की। मुखर्जी चौक पर लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों के साथ भी यहां पर भीड़ बहस करती हुई दिखाई दी। पुलिस ने घायल बेटे की हालात की जानकारी के लिए उसके पिता को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है। उदयपुर में शांत होता माहौल फिर से ना बिगड़ जाए, इसके लिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शहर में रात 10 बजे के बाद से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर छात्रों और फूल बेचने वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि विवाद काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 3 के बाहर बाइक खड़े करने को लेकर हुआ था और कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। वहां से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर जगह जगह पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए। इस दौरान कई बाइक में भी तोड़फोड़ की गई। बाइक का टूटा हुआ सामान वहां जगह जगह पर फैला हुआ था। जानकारी के मुताबिक काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर सड़क पर फूल मंडी लगती है और फूल बेचने वाले दुकानदार अक्सर अपनी बाइक विद्यापीठ के गेट नंबर 3 के बाहर खड़ी कर देते हैं। आरोप है कि एक छात्र ने जब इसका विरोध किया तो फूल विक्रेताओं ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद हॉस्टल से कई छात्र वहां पहुंच गए और फिर मारपीट शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। बताया गया कि मारपीट और पथराव में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए वहां पर काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई रेसलर विनेश फोगाट ने अब अपने करियर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। विनेश फोगाट ने संकेत दिया कि वो फिर से रेसलिंग के रिंग में नजर आ सकती हैं और ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो संन्यास का ऐलान किया था उसे वापस ले सकती हैं। जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है मैं चाहती हूँ कि उसको मैं सही दिशा में सही जगह पे कर। वहीं इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विनेश फोगाट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से चरखी दादरी के बलाली गांव तक 125 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। करीब 13 घंटे के बाद विनेश फोगाट अपने पैतृक गांव बलाली पहुंची। विनेश को ग्रामीणों और कई सामाजिक संगठनों ने सम्मानित किया। इस दौरान मंच पर विनेश की तबीयत भी बिगड़ गई। इसके बाद विनेश ने कुर्सी पर बैठकर ही लोगों को संबोधित किया और पेरिस ओलंपिक के घाव को पीछे छोड़कर आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कही। जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, तो वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। रेलवे के खाने में एक बार फिर से कीड़ा निकला है। ताजा मामला आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां खाने में इल्ली मिली और इसको देखकर यात्रियों ने ट्रेन में जमकर हंगामा किया और इसकी शिकायत टीटीई समेत रेलवे कैटरिंग अधिकारी से की गई। बताया गया कि भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने लिए उपमा ऑर्डर किया था। जब उसने रैपर खोला तो ऊपर की तरफ इल्ली दिखाई दी। ये मटर का है। खाने में कीड़ा देखते ही यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद टीटीई और ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। साथ ही जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि इस घटना के बाद रेलवे ने ठेकेदार पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक मुस्लिम महिला ने अपना प्यार पाने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया और सनातन धर्म को अपनाते हुए एक हिंदू युवक से शादी कर ली। बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में महंत के शंखधार ने हिना और प्रेम शंकर गुप्ता का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया, जिसके बाद हिना ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम प्रियंका गुप्ता रख लिया और हिना से प्रियंका गुप्ता बनी महिला ने प्रेम शंकर के साथ 7 फेरे लिए और प्रेम शंकर ने प्रियंका गुप्ता की मांग भी भरी और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया। हिना और प्रेम शंकर गुप्ता की शादी मामले में अब नया मोड़ तब आया जब युवती ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के दफ्तर पहुंच गई और शादी कराने वाले महंत और प्रेम शंकर गुप्ता पर निहाल खान नाम बताकर बहलाने फुसलाने और मारपीट के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया कि अपना धर्म परिवर्तन कर। मैंने मना करा, मेरे मना करने के बाद में भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे मारा पीटा और मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। वहीं हिना उर्फ प्रियंका और प्रेम शंकर गुप्ता की शादी कराने वाले महंत ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अगर मैंने उसके गले पर चाकू रखा है
तो क्या मैं कचहरी भी जाकर के चाकू उसे गले पर रखे हुए ले गया था, जहां उसने वकीलों के पास जाकर के अपने शपथ पत्र बनवा करके लाके मुझे दिए, जहां उसने साइन किए। वहीं पूरे मामले को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने शादी कराने वाले महंत के शंखदार पर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पिछले कई महीनों से बरेली में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन यहाँ पे एक बाबा जी हैं उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। और देखिए, इंदौर में प्रशासन ने एक बीजेपी नेता की अकड़ निकाल दी। अधिकारियों पर फायरिंग के आरोप में बीजेपी नेता पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है और नेताजी की अवैध कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे ही भारी पुलिस बल के साथ सुरेश पटेल की कोठी पर पहुंची। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया। 4 जेसीबी और एक पोपलेन की मदद से कोठी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण के मामले में सुरेश पटेल को नोटिस जारी किया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले जब कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार और पटवारी प्रशासन की टीम के साथ सुरेश पटेल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, इस दौरान सुरेश पटेल के इशारे पर सुरक्षा गार्ड ने तहसीलदार और पटवारी पर गोली चला दी थी, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई और अधिकारियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और मुजफ्फरपुर के गोपालपुर नया टोला गांव में नाबालिग की हत्या के आरोपी संजय राय के घर को गिरा दिया गया। ये पूरी कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मौके पर कोई हंगामा न हो और उसके बाद भी भारी पुलिस वालों की देखरेख में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर से पूरे मकान को ढा दिया गया है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। देख सकते हैं कि मकान को ढा दिया गया है, पूरी तरह मकान को तहस नहस कर दिया गया है। तस्वीरों में आरोप है कि 11 अगस्त को संजय रॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को हथियार के बल पर उसके घर से अगवा किया था और उसकी हत्या करके शव को गांव में फेंककर फरार हो गया था, जिसके बाद कोर्ट के कुर्की के आदेश पर पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलाया और आरोपी के मकान की खिड़की और चौखट तक उखाड़कर थाने ले गए। और एक संदेश है कि अगर कोई भी अपराधी होगा तो बचेगा नहीं, और इसके लिए इनके छापेमारी के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं और दूसरे जिले में भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त को हम लोग जेल भी भेज चुके हैं और भी जो संलिप्त अभियुक्त हैं अनुसंधान क्रम में अगर उनका आएगा तो उनको भी हम लोग जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर सरेंडर करते हैं तो उनके घर की भी कुर्की की जाएगी। पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोप में संजय राय को नामजद करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और वारदात के बाद से ही आरोपी संजय फरार चल रहा है। वहीं राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकले टाइगर ने अलवर के साथ साथ अब हरियाणा में भी दहशत का माहौल बना दिया है। बताया ये जा रहा है कि अब ये बाघ हरियाणा में घुस गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकले एसटी 2303 बाघ ने अलवर में कई लोगों पर हमला किया था और इलाके में दहशत फैला दी थी और अब एसटी 2303 बाघ के हरियाणा सीमा में घुसने की खबर आ रही है। वन विभाग के मुताबिक हरियाणा सीमा के झाबुआ गांव के जंगलों में बाघ के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इस टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे झाबुआ यहाँ पे दिखा गया है और इसके पग मार्क्स यहाँ पे आए और आगे की तरफ ये एक्सपेक्टेड जो हमारी टीम ने देखा है सरिस्का की, तो ये कि यहाँ पे भीड़ है वहाँ से लगभग 700 हेक्टेयर का, वहाँ पे गया है। एसटी 2303 बाघ 15 अगस्त को सरिस्का के जंगल से निकला था, जिसके बाद ये मुंडावर के दरबारपुर में गया और कई लोगों को घायल करने के बाद ये झाबुआ गांव में देखा गया। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में लगी हुई है। टाइगर 15 तारीख को हमें इसकी लोकेशन यहाँ मुंडावर तहसील जो क्षेत्र है वहाँ मिली थी। उसके बाद से कंटिन्यू टीम इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है और उसका मूवमेंट को ट्रेस करती हुई आगे बढ़ रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वो सुबह 7 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद खेतों में न जाए। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ आश्रम इलाके में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने साइकिल सवार को ही रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। हिट एंड रन की ये घटना पूर्वी दिल्ली के आश्रम इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त साइकिल सवार आश्रम से भोगल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ओवरटेक करने के चक्कर में उसे रौंदते हुए निकल गई। मर्सिडीज कार ने साइकिल सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये गाड़ी जो भोगल की तरफ जा रही थी और अचानक से एक साइकिल सवार ओवरटेक करते वक्त इस गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी ने
ज़ोरदार टक्कर जो है वो जो साइकिल सवार था उसकी साइकिल को मारी और उस टक्कर की वजह से राजेश नाम का जो साइकिल सवार था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में मारे गए युवक राजेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। वहीं साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद मर्सिडीज कार सवार फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां जौरा इलाके में पुरानी रंजिश की वजह से एक लड़के ने घर के बाहर रखी गाड़ी में ही पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे गाड़ी धू धू कर जलने लगी। गाड़ी में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उससे आग की लंबी लंबी लपटें निकलती दिखाई दी। गाड़ी में आग लगाने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पीली शर्ट पहने और मुंह पर कपड़ा बांधे एक लड़का वहां पहुंचा और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि आरोपी का पीड़ित परिवार के साथ 3 महीने पहले किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी, शराब पी के गाली दे रहा था लड़कियों की। तो ये घर पे आया हुआ? हाँ, घर पे आया था, घर पे आके गाली दी थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई। हालांकि बताया गया कि आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार है। और देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे पर चल रहे ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई, जिस दौरान कैबिन धू धू कर जलती हुई नजर आई और ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। यह हादसा फोरने हाईवे चिंचड़ा बैरियर के पास हुआ, जहां ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। ये ट्रक नागपुर की ओर से बैतूल की तरफ जा रहा था, लेकिन चलते ट्रक के कैबिन में आग लग गई। ट्रक चालक ने जैसे तैसे ट्रक को सड़क के किनारे रोका और अपने क्लीनर के साथ ट्रक के कैबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें ट्रक धू धू कर जलता दिखाई दे रहा है, जिसमें जलते कैबिन के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। ट्रक में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया। ट्रक में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह से ट्रक में और उसमें रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक केमिकल और ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से भी देखी जा सकती थी। मामला फिरोजाबाद के राजा का लाल क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पंकज ग्लास फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था और तभी अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग विकराल हो गई। ग्लास फैक्ट्री में केमिकल भी रखा हुआ था और जब केमिकल भी आग की चपेट में आया तो आग की लपटें और भयानक हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि बाहर से दिख रही ये आग कितनी भयावह है। आग ने फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और आग फैक्ट्री के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। गनीमत रही कि वक्त रहते इसमें काम करने वाले कर्मचारी निकल चुके थे, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मी भी आग को देखकर दंग रह गए। इसके बाद करीब आधा दर्जन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। मध्य प्रदेश के मंडला में एक शख्स नदी में बहते बहते बच गया। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहा शख्स अचानक से नदी के साथ ही बहने लगता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स उफनती नदी की परवाह नहीं करते हुए इसे पार करने का जोखिम उठा रहा है। फिर क्या था, उफनती नदी का पानी इतना तेज था कि वो आगे नहीं जा सका। शख्स ने बाइक से जोर आजमाइश की, लेकिन सब कुछ बेकार रहा और उफनती नदी की धार इतनी तेज थी कि जनाब उसी में बह गए। एक बार फिर से देखिए, ये शख्स जब नदी पार कर रहा था तो उफनती नदी में ये कैसे बहने लगा। शख्स बाइक के साथ बहते हुए आगे चला गया। गनीमत की बात ये रही कि वहाँ कई लोग मौजूद थे और ये देख तुरंत लोग एक्शन में आ गए। इसके बाद एक शख्स रस्सी लेकर बहती नदी में कूद गया और बाइक के साथ बह रहे शख्स को पकड़ लिया। फिर किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बह रहा बंदा तो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक नदी में बह गई और पानी में गोते खाते हुए आगे की तरफ निकल गई। Zee News।